मैथ्स वाला पूरा सेक्शन वो पढ़ाएंगे। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत पहला टॉपिक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्वेश्चंस कम है, आपको अच्छा लगेगा ये पढ़ के। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहला ही चैप्टर है। क्या बना लिया है? ठीक, क्या बुक खोल के बैठ रहे हो क्या? जरूरत नहीं है, नोटबुक आप रखो, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जरा दिखाना टेक्स्ट बुक। तो ये आप लोगों ने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक ले ली है क्या सबने? जो ले लिए हैं ठीक है, अब ले लियो तो पढ़ लो, जो नहीं लिए हैं खरीदो मत, क्या जरूरत नहीं है। मतलब मेरे अगर ले लिया है तो ऐसा पाप नहीं कर दिया करे यार, बुक खरीद लिया फिर बता रहे हो खरीदो मत। 200-300-400 रुपये कितने की है ये? 120 की है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब 300 रुपये क्यों ख़राब करना है? क्योंकि जो इसमें चीज़ें लिखी होती है उसका ही क्रिस्प वर्जन हम लोग हमारे नोट्स में देते हैं। आप इसको लोगे तो इसको पढ़ने के लिए काम में आएगा नहीं, तुम्हारे साथ इतना बहुत कुछ मिलेगा नहीं इसमें, इससे ज़्यादा तो हमारे नोट्स में मिलते हैं। ये एक रेफरेंस टाइप के लिए ही है। और आपको अभी मॉड्यूल्स मिलेंगे, मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कितने 15-16 क्वेश्चन होते हैं। आप जिस पेपर के लिए जा रहे हो उस पेपर की डिमांड ही अलग है। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपने केमिस्ट्री का लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में जो रेफरेंस बुक वगैरह होंगी वो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, फिर आपको ये पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला टॉपिक हम करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स क्या है, किसको बोलते हैं यूनिट्स? अच्छा, यूनिट्स छोड़ो, पूरा फिजिक्स क्या है आप जानते हो? बोलो। फिजिक्स है नहीं, फिजिक्स मैथ्स नहीं है, फिजिक्स दुनिया है, और उस दुनिया को कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैथ्स का एक एप्लीकेशन है ना फिजिक्स। देखो, जो जैसे ये टेबल लिया हमने, इस टेबल के अगर मैंने केमिकल कंपाउंड्स की बात करी कि टेबल बना किससे है, तो केमिस्ट्री में हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टेबल। अगर मैं इस टेबल की लेंथ की बात करूं, थिकनेस की बात करूं, या फिर इसके विड्थ की बात कर लूं, इसके मास की बात कर लूं, इसका टेम्परेचर कितना है ये बताऊं, कितने हाइट पर रखा है, इसकी हाइट कितनी है, तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। अगर किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां फिजिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। बिना मेजरमेंट के फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिक्स के अंदर नहीं आता। एवरीथिंग इज मेजरेबल। जो मेजरमेंट में नहीं आ सकता वो फिजिक्स में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है उसका, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपको यही बताएगा कि मेजरमेंट लेना कैसे होता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि इसका मास कितना है, आपने बोला इसको मेजर करना, बोला सर 5 मीटर मास है, ऐसा हो सकता है? 5 मीटर मास नहीं होगा। आपको प्रॉपर क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होगी कि मास बताना है तो कौन से पैरामीटर में बताते हैं। आप किलोग्राम यूज कर सकते हो, आप ग्राम यूज कर सकते हो, मिलीग्राम यूज कर सकते हो, डेसीग्राम यूज कर सकते हो, डेकाग्राम यूज करो, मीट्रिक टन यूज करो, क्विंटल यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन आप मीटर तो नहीं ले सकते ना। तो कौन से फिजिकल पैरामीटर के लिए कौन सी करेस्पॉन्डिंग यूनिट होगी वो आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, कि मेजरमेंट लेने के लिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और उनकी करेस्पॉन्डिंग यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट होता है
वो स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी से। किससे स्टार्ट होता है टॉपिक? क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी? हाँ, और दैट इज फंडामेंटल। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। हाँ, देखो दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक है फिजिकल क्वांटिटी और एक दूसरा अपन लॉजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी में। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अब समझना यहीं पे इसका मतलब क्या है, मतलब कंपैरिजन पॉसिबल होगा अगर हम मेजरमेंट ले सकते हैं तो। जैसे मैं बोलूं कि द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 2 मीटर एंड द लेंथ ऑफ दिस टेबल इज 1 मीटर, तो आप ये बोल सकते हो कि द लेंथ ऑफ, या ऐसा बोल सकते हो कि बोर्ड इज लॉन्गर देन द टेबल बाय 1 मीटर। यही है ना, बोर्ड इज लॉन्गर देन द टेबल बाय 1 मीटर। सही है। ये कहाँ पढ़ेंगे आप? आपने मेजरमेंट बता दिया कितना बड़ा है कितना नहीं। जैसे मैं दो लोग हैं, एक की हाइट 5-10 है, एक की हाइट 6 है, तो आप बोल सकते हो कि जिसकी हाइट 6 है वो 2 इंच बड़ा है। क्या आप कंपेयर कर पा रहे हो दो हाइट में? क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? दो लोग हैं, एक का वजन 200 किलो है और एक का वजन 150 किलो है। आप बोल सकते हो कि जो 200 वाला है वो 50 किलो ज्यादा वजन है उसका। आपने वहां क्या किया? डिफरेंस निकाल पाए आप लोग। वो सारी क्वांटिटी आप कहाँ पढ़ रहे हो? फिजिकल क्वांटिटी में। लॉजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? ये सबको खाने में अलग अलग चीजें पसंद है। किसी को पनीर बहुत पसंद होगा, किसी को दाल बिल्कुल पसंद, बहुत ज्यादा पसंद है। तो आप जिसको पनीर पसंद है उसको तुम कितना भी अच्छा खाना खिला दो, वो क्या बोलेगा? मजा तो आ गया, लेकिन पनीर होता तो और मजा आता। कितना और मजा आता? क्या तुम ये एक्सप्रेस कर पाओगे क्या कि 2 और मजा आता पनीर खिलाने पे, 3 और मजा आता? इट इज ऑल अबाउट फीलिंग। सही है कि नहीं? और ये फीलिंग बदल भी तो सकती है ना। जैसे मान लो एक चोर है, प्रोफेशनल चोर, उसने क्या किया, एक घर में चोरी करी, फिर वो एक बहुत ईमानदार आदमी के पास पहुंच गया जो वसूलों पे चलने वाला इंसान है, जो बिल्कुल सही बात करता है। जब ये दोनों बात करेंगे तो चोर को उसकी बातें अच्छी लगेंगी क्या? चोर क्या बताएगा? ताला कैसे तोड़ते हैं, जुगाड़ से घुसते कैसे किसी घर में, पैसा कहाँ मिल सकता है। और ये क्या बोलेगा? चोरी करना पाप होता है, नहीं करनी चाहिए चोरी, गंदी बात है। तो ये क्या बोलेगा? अरे खराब आदमी है। अब इसी चोर को एक दूसरे चोर के पास बैठा दो, जमेगी ना जोड़ी इनकी। अब दोनों आपस में एक जैसी बातें करेंगे, इनकी बातें होंगी। अब इसी को पकड़ो, बोलो इन दोनों में से कौन अच्छा था, तो क्या बोलेगा? ये ज्यादा अच्छा था। क्या बोलेगा? उसको चोर अच्छा लगा ना, क्या बोलेगा? चोर ज्यादा अच्छा था। क्या ये बता पाया कितना ज्यादा अच्छा था? ये खाली फीलिंग है। एक दूसरे ईमानदार आदमी को पहले इनसे मिलवा दिया, फिर इनसे मिलवा दिया, वो किसको अच्छा बोलेगा? ईमानदार आदमी को। तो क्या ये मतलब कौन ज्यादा अच्छा है ये चेंज हो गया बाई चेंजिंग द पर्सन। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि इस बोर्ड की लेंथ 1 मीटर ज्यादा है इस टेबल की लेंथ से, तो मैं बोलूं, तुम बोलो, कोई भी बोले, मेजरमेंट लेगा तो क्या 1 मीटर ही होगा? क्या उतना ही डिफरेंस है? क्या वो कांस्टेंट है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, जबकि लॉजिकल क्वांटिटीज पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। ये फीलिंग्स पे डिपेंड करती है, वो मेरा अपना खुद का ओपिनियन होता है। लॉजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए आपके पास एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में लॉजिकल क्वांटिटीज की ही बात की जाती है, फिजिक्स में नहीं। तो हम लॉजिकल क्वांटिटीज की बात नहीं करेंगे। हमारे लिए कौन सी क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट होंगी? कौन सी क्वांटिटीज? फिजिकल। ऐसी क्वांटिटीज जो
मेजर कर सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स में कभी भी बोलूंगा अ क्वांटिटी, तो आप समझ जाओगे मैं कौन से क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज की। क्या मैं लॉजिकल क्वांटिटी की बात करूंगा कभी? नहीं। तो ये था हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। अरे बाप रे, दोपहर की क्लास में नींद आती है ना? तुम्हें भी आती है? तुम्हें तो आदत है ना, मेरी आदत नहीं है दोपहर की क्लास की। मैं 1:30 के बाद जनरली क्लास नहीं लेता हूँ। अभी तुम्हारा आ गया तो लेना पड़ रहा है। काफ़ी साल हो गए, कितने 5 साल तो हो ही गए होंगे 1:30 के बाद क्लास नहीं लिया। सोना भी होता है ना यार। हाँ, रात में सोने नहीं मिलता। अब मेरी छोटी बच्ची है, अभी 1 साल की हुई है, वो रात में 2 बजे 3 बजे सोती है, और तुम सो के दिखाओ, अरे काट लेती है कहीं पर भी अगर तुम सो गए तो, बहुत काटती है। हाँ, लड़कियां होती है ऐसी, है ना? हाँ, अरे मेरा बेटा 8 साल का है, 8 साल उसको पाला मैंने, कभी नहीं काटा, बहुत प्यार से सोता था, जिद्दी नहीं था। उसको बोलो बेटा सो जाओ तो सोता था। इसको बोलो तो लड़ती है ऐसे ऐसे, अभी 1 ही साल की, ऐसे उंगली करके लड़ती, पता नहीं क्या बोलती, समझ में भी नहीं आता। और ऐसे डांटता है, समझ चेहरे से समझता है ना, डांटती है। अगर कभी रो रही है, जिद में आ गई, उसको कुछ दे दो, ये लो खेलो, ऐसे उठा के फेंकती है ना, लगता है कि ये बड़ी होगी तो बैंड बजाएगी हमारी अच्छे से। भाई तो वो मैं जान गया, लड़कियां होती हैं ऐसी जिद्दी, अपनी बात मनवा ही लेंगी, करो ना। अभी पहले था कि नहीं ठीक है सब बोलते हैं, मेरी बेटी हुई, मैं उसको देख रहा हूँ ना, तुम निकल के दिखा दो, तुम्हारी औकात हो, अगर बाहर नहीं जा सकते, वो जग रही है तो उसको 1 राउंड घुमाओ, पहले गाड़ी निकालो, आगे बैठाओ, घुमाओ, वो गियर वेयर थोड़ा चेंज कर लेगी, तब उसको लेके जाओ, थोड़ा रोएगी, डांटेगी, काटेगी, कूटेगी, तब तुम्हें छोड़ देगी, तब जाओ। बहुत परेशानी है। तो नहीं सो पा रहा हूँ तो दोपहर में जाके मैं सो लेता हूँ। दोपहर में 3 बजे घर पहुँच के सोता था, आज तुम लोग खा गए। चलो, फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो हमारी जो क्वांटिटीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं, अभी हम उस पर भी बात करनी होगी। अब मैं अगर क्वांटिटी बोलूंगा तो कौन सी क्वांटिटी की बात होगी? फिजिकल। तो मेरे पास जो क्वांटिटी है ना, वो फिजिकल क्वांटिटीज की बेसिकली बात कर रहा हूं मैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। कौन कौन से 2 पार्ट? एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी क्वांटिटी होगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। तो एक हमारे पास हमें मिलेगा फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी यूनिट कौन सी रहेगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? क्वेश्चन मतलब नहीं, फिक्स रहेंगी उनको डिराइव नहीं कर सकते। हाँ, मतलब कैसे? उसमें उनका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता। वेरी गुड। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, जिनको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। जैसे मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, तो आप इसका लेंथ निकालने के लिए जैसे बोलूंगा लेंथ, क्या आप कोई फार्मूला यूज करोगे क्या? कि पेपर सॉल्व करते हैं, आपको क्या चाहिए लेंथ बताने के लिए? एक डिफाइंड स्केल जिसपे ऑलरेडी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बना हुआ हो। आप क्या करोगे? उस स्केल को एक साइड से दूसरा साइड लगा दोगे, उस पे जो नंबर लिखा है उस नंबर से खाली इसको कंपेयर करके छोड़ दोगे। क्या करोगे आप? कंपेयर करके छोड़ दोगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आपने जस्ट एक डिफाइंड क्वांटिटी से या एक डिफाइंड यूनिट से, एक डिफाइंड नंबर से कंपेयर किया है। क्या किया है? कंपेयर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं आप एरिया बताओ, तो एरिया के लिए क्या करोगे आप वही जो कंपेयर कर रहे हो वही स्केल लेके एक बार इस पे ये वाली लेंथ लोगे, एक बार आप ये वाली लेंथ लोगे, और फिर दोनों लेंथ को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एरिया जब भी चाहिए तो बिना लेंथ निकाले क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं?
तो एरिया डिपेंड्स अपॉन लेंथ, बट लेंथ इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया। कहीं भी लेंथ आएगा तो एरिया हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे एरिया होगा वहां लेंथ तो होना ही है। तो लेंथ इंडिपेंडेंट हो गया जबकि एरिया डिपेंडेंट हो गया। तो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड लेंथ इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अच्छा, इसके पहले यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और भी लिख ही लेते हैं। मेजरमेंट होता क्या है, डिफाइन कैसे करते हैं मेजरमेंट को, कोई जानता है? नहीं पता? ये क्या होता है, इट इज अ मेथड, या ऐसा लिख दो, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटीज with their related known physical quantities are called measurement। तो जो मेजरमेंट की डेफिनेशन है आप देखिए, तो ये क्या बता रहा है, इट इज नथिंग बट अ कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटीज विद देयर रिलेटेड नोन फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय अननोन फिजिकल क्वांटिटीज? ऐसी क्वांटिटीज जिनके बारे में कुछ भी पता ना हो। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जिनके बारे में पता हो। अब अननोन और नोन पहचानेंगे कैसे? जैसे मैं बोलूं लेंथ, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि लेंथ मीटर क्या है, तब तक क्या आप लेंथ बता पाओगे क्या? लेंथ इज अननोन अनलेस यू हैव मीटर। तो मीटर इज नोन फिजिकल क्वांटिटी फॉर लेंथ। मीटर इज द नोन फिजिकल क्वांटिटी फॉर लेंथ। मतलब लेंथ इज एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी, उसके करेस्पॉन्डिंग नोन कौन है? मीटर। मास is an unknown physical quantity or kg is the corresponding known physical quantity. Time is an unknown physical quantity. Second is the corresponding known physical quantity. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हो, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है? अननोन फिजिकल क्वांटिटीज की। ये जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, इनको ही हम क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं? अब यूनिट्स आप जानते हो ना, जैसे एरिया का यूनिट्स मीटर स्क्वायर है, ये वो वही। तो यहां से आया फंडामेंटल अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। मैं अननोन फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज करने गया, लेंथ ले लिया, मास ले लिया, टाइम ले लिया, एरिया लिया, वॉल्यूम लिया, वेलोसिटी लिया। तो हम देख रहे हैं कि लेंथ, मास एंड टाइम निकालने के लिए आपको एरिया, वॉल्यूम या स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एरिया, वॉल्यूम और स्पीड के लिए लेंथ, मास, टाइम कंपलसरी है कि नहीं है? तो लेंथ, मास, टाइम वाज इंडिपेंडेंट, whereas एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब कैसी है? डेराइव्ड। ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो जब ये पूरा देखा गया, समझा गया, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के भी बहुत सारे पार्ट बने। यहाँ पे सबसे पहले आया कि दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन कौन सी है? तो अभी तक 7 ही ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है। कौन कौन सी? लेंथ, बोलो, मास, टाइम और थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बहुत सारे होते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है। अभी तक बताया गया है फिजिक्स में कि इस यूनिवर्स में ये 7 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है। इसमें लेंथ से आप फेमिलियर है, मास से आप फेमिलियर है, टाइम से भी है, हॉटनेस और कोल्डनेस जो बताता है वो कौन है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, इससे भी आप ऑलमोस्ट फेमिलियर ही है, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी आप जानते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये है हाउ द जो सनलाइट आ रही है ना, हाउ द सनलाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द स्पेस, जो सन है वहां से कैसे आ रही है पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल एरिया पर लाइट की क्या इंटेंसिटी है, कितनी तेजी से नीचे आ रही है, वो कौन बताता है आपको? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, किसी भी सब्सटेंस की क्या वैल्यू है, मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक टॉपिक होगा, मोल कॉन्सेप्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट ही मोल है। ये अननोन क्वांटिटीज है। अननोन क्वांटिटीज का भी एक पार्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है अपने पास ये 7। अब डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या होगा? दीज क्वांटिटीज डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि वी कैन नॉट थिंक अबाउट अ डेराइव्ड क्वांटिटी विदाउट फंडामेंटल वन। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बिना हम इसको नहीं बोल सकते। कोई भी लोगे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी आ ही जाएगा। कोई भी क्वांटिटी का नाम बताओ इन 7 के अलावा, कोई भी। जैसे मैंने एरिया लिया तो क्या होता है? इनफैक्ट बिना इसके तो कोई क्वांटिटी बन ही नहीं सकती। लेंथ ही है, और ब्रेथ भी तो एक तरह की लेंथ ही है ना, बिना लेंथ के आप एरिया नहीं बता पाओगे। और ले लो, क्या होता है? स्पीड। क्या होगा ये? डिस्टेंस अपॉन। अब मुझे बताओ डिस्टेंस क्या है? अल्टीमेटली डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, तो ये फंडामेंटल है। टाइम फंडामेंटल है। और कोई बोलो, तुम बोलो कोई क्वांटिटी। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों ही लेंथ ही है, मतलब बिना लेंथ के आप वॉल्यूम नहीं लिख पाओगे। और कोई? फोर्स ले लो। फोर्स क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? देखो ना, फंडामेंटल है। अब एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल में आएगा, तो ये डेराइव्ड है। इसको भी और तोड़ोगे तो ऐसे लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो फोर्स में मास और टाइम आ गया। अगर इसको और तोड़ना है तो मास, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या ये बन जाएगा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ मैंने क्या क्या किया? देखो मास, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैंने वही लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा, तो एक टाइम पहले से था, एक टाइम और, तो टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर। अब आप देखिए, फोर्स इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज फोर्स की डिपेंडेंसी किन किन चीजों पर है? मास, और मास क्या है? फंडामेंटल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ। कैसा है? टाइम। बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के आप कोई भी डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। कोई भी क्वांटिटी लिखोगे उसमें जितनी भी क्वांटिटीज यूज हुई होंगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आप जब उसको सिंप्लीफाई करते चले जाओगे, तो जब उसके रूट पर पहुंचोगे ना,
तो जितनी भी क्वांटिटीज यूज हुई होंगी वो सारी कौन सी होंगी, इन सातों में से कोई भी एक फंडामेंटल, बस सात ही है। तो ये सात आपको नाम याद रखने पड़ते हैं। और फिर ये हो गया। अब हम आते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ। इसको लिख लो, फिर नॉन। अब प्रॉपर नोट्स बना आप लिखते चलो। अब ये टॉपिक कंटिन्यू हो चुका है, चले आगे। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन फिजिकल अननोन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब इसके करस्पॉन्डिंग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं हम लोग। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स। क्या बोलते हैं, यूनिट्स। यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। क्यों यूज करते हैं इसको, टू रिप्रेजेंट अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। अब यूनिट में दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे होंगे, क्यों होंगे दो पार्ट, एक बात बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, फटाफट से बताइए। हाँ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, क्या मतलब हुआ इसका कि व्हाट इज द लेंथ का यूनिट, मीटर। मतलब अगर मैंने बोला द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज 5 मीटर, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ नाउ, मीटर ना। अगर यूनिट ऑफ लेंथ आप मीटर बोल रहे हो तो क्या इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, हाँ 5 into 1 मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। व्हाट अबाउट दिस 5, या तो आप बोलो यूनिट ऑफ लेंथ इज 5 मीटर, तब तो मैं बोल दूंगा कि आप ऐसा लिखो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो अगर ए लिखा है तो इसको 1a ही पढ़ते हैं ना। ऐसे आपने बोला यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो इसके पहले 1 मीटर ही होगा ना। मतलब 1 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, 1 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, करेक्ट। व्हाट अबाउट दिस 5, सोचो, नहीं, जितना सोचोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। यूनिट लेंथ तो 1 होना चाहिए ना, इट इज 5। हाँ, तो व्हाट डज इट मीन्स, क्योंकि ये तो नोन है ना, हमने नोन में डिफाइन किया ना, नंबर ऑफ, मतलब फिर से बोलो, हाँ मतलब ये बता रहा है क्या कि अपने स्टैंडर्ड यूनिट को हाउ मेनी टाइम्स वी आर यूजिंग, दिस इज न्यूमेरिकली 1 times 2 times 5 मीटर मीन्स 1 मीटर की स्टैंडर्ड लेंथ को 5 बार यूज करना पड़ा टू डिफाइन द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड। 5 बार, इज इट नोन और अननोन, नोन ना। तो ये भी तो 5 जो होगा ये भी तो किसका पार्ट होना चाहिए, इट शुड बी द पार्ट ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी, but it is not the unit. So the non-physical quantity has 2 parts. One is called numerical value, जो इस केस में कौन है 5, और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है, units. What is numerical value? It tells that how many times we are using our standard units. अब जरा सोचो, यूनिट्स लिख दो, स्टैंडर्ड मत लिखो, लिख दोगे तो कोई गलत नहीं है। अब जरा सोचो, अभी यूनिट कौन है, मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी आई है, लेंथ इसका 5 मीटर लिखा ना मैंने, बोर्ड का लेंथ मैं लिख रहा हूं 5 मीटर। क्या लेंथ लिख रहा हूं मैं बच्चों, बोर्ड की लेंथ की बात करेंगे 5 मीटर है, इसमें यूनिट कौन है और न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है, करेक्ट, यूनिट कौन है मीटर, न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है 5। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूनिट को सेंटीमीटर में लेता तो इसको मैं लिखता सेंटीमीटर, तब मुझे 1 सेंटीमीटर को कितनी बार यूज करना पड़ता है टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ सेम बोर्ड,
500 टाइम्स, क्योंकि 5 मीटर में कितना होगा, 500 सेंटीमीटर होगा ना। अब जरा देखो, ये यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो है दिस इज योर यूनिट, और ये क्या हुआ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। जब यूनिट बढ़ा लिया आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो n1 है एंड दिस इज यूनिट नंबर 1, दिस इज n2 एंड दिस इज यूनिट नंबर 2। अब जरा देखिए, यूनिट को बड़ा रख रहे हो, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जा रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोटा रख रहे हो तो यूनिट बड़ा हो जा रहा है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट? इसका मतलब क्या है, इफ यू इंक्रीज द न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट विल डिक्रीज, मतलब हायर यूनिट्स नहीं ले सकते, आपको लोअर यूनिट्स लेने पड़ेंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को डिक्रीज कर दिया तो आपको यूनिट्स हायर लेने पड़ेंगे, हाँ या ना? समझ आया सबको? पक्का? तो ये यहां पर मैं लिखूंगा बाद में, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बेस बना रहा हूं डायमेंशंस पढ़ने के लिए आगे। यूनिट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट अननोन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड, अब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये अननोन को। अननोन क्वांटिटीज कितने टाइप की थी? नहीं, दो ना, फंडामेंटल और डेराइव्ड। अननोन कितने टाइप की थी? दो। कौन कौन सी? फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो जो उसके यूनिट्स होंगे वो भी तो वैसे अलग होंगे ना, एक इंडिपेंडेंट होंगे और एक डिपेंडेंट होंगे। तो अगेन यूनिट्स को भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। कौन कौन से? फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल में कौन आएगा? बोलो। हाँ, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होगा ये। उसी सीक्वेंस में मैं लिख देता हूं तो आप बिल्कुल परेशान मत होना, सबका वही सीक्वेंस रखेंगे। लेंथ था पहले, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मीटर चाहिए होगा। सेकंड कौन था? उसके लिए किलोग्राम। तीसरा टाइम। चौथा था थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, केल्विन। क्या होता है? फिफ्थ आएगा इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। ये साइंटिस्ट थे कैंडेला। और लास्ट में है अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, जिसके लिए मोल। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स, जो रिप्रेजेंट किसको करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को। और ये है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते बिना फंडामेंटल यूनिट्स के। डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स, करेक्ट? जैसे कोई भी ले लो, मान लो एरिया की बात कर रहे हो, एरिया क्या लिखोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है क्या? इसका मतलब ये नहीं होगा दिस इज मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर ना, मीटर स्क्वायर क्या मतलब हुआ? मीटर इंटू मीटर। मतलब एरिया बताना है तो आपको कौन सा फंडामेंटल यूनिट चाहिए होगा? मीटर, मतलब लेंथ चाहिए होगा। कोई भी ले लो, फोर्स ले लो, तुम फोर्स लिखे थे अभी, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है? केजी। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप केजी ले लो, मीटर ले लो, सेकेंड ले लो, देखो सब कौन है? फंडामेंटल। तो बिना फंडामेंटल के आप डेराइव्ड यूनिट को डिफाइन नहीं कर सकते। और कुछ नई क्वांटिटी ले लेता हूं जो आप जानते तो हैं, तब भी मैं लेता हूं। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। केजी पर मीटर क्यूब। जरा देखो केजी कहाँ है? फंडामेंटल में। मीटर कहाँ है? फंडामेंटल में। कोई भी तुम डेराइव्ड क्वांटिटी लोगे
तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो बिना फंडामेंटल यूनिट के? बिना फंडामेंटल यूनिट के किसी भी डेराइव्ड यूनिट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट कि होता क्या है मेजरमेंट। कुछ पढ़ाया थोड़ी ना, अभी तो खाली वो आ गया कि कंपैरिजन ऑफ अननोन विद देयर नोन। तो मैंने बताया अननोन कौन है और नोन कौन है। अब आगे चैप्टर चालू हो रहा है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, तो कब कौन से यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं वो हम पढ़ते हैं डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, अब जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ और जाननी चाहिए। आप सब हिस्ट्री पढ़ के आए हैं 9th-10th में। आपको पता है एक टाइम था जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच वालों का ही, तो हर जगह पे फ्रेंच स्पीकिंग या ब्रिटिशर्स वाले दो ही लोग तो पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे थे, 2-4 कंट्रीज छोटे मोटे छोड़ के। फ्रांस हर जगह था ना लगभग, जहाँ फ्रांस नहीं था वहाँ अंग्रेज थे, दो ही लोग थे। तो जब ऐसा सोचो तुम्हारा किसी से कंपटीशन चल रहा हो और तुम ही दोनों हो, तो तुम लोगों की दुश्मनी नहीं हो जाएगी? भाई 4 कंट्री इसके पास है, 5 कंट्री उसके पास है, तो ये क्या सोच रहा होगा 5वां मुझे मिल जाए, वो क्या सोच रहा होगा मैं नहीं दूंगा, उसका भी एक छीन लूं। तो लड़ाई तो हो ही जाती है ना। और जब दो दुश्मन आगे आमने सामने आते हैं, मान लो तुम दोनों दुश्मन हो, अगर आगे रास्ता बदल देते हो, दोनों आ रहे तो ये इधर जा रहा है मैं इधर जाऊंगा, होता है कि नहीं होता है ऐसा? घर में भी कभी लड़ाई होती है तुम्हारे बड़े छोटों से, तो अगर मुंह फुला के बैठते हो ना, वो तुम्हारे तो देखो तुम मुंह ऐसे टेढ़ा कर लेते हो, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो भाई तुम एक छोटे से घर में ऐसा कर रहे हो, उनका तो पूरी दुनिया पे राज है। तो उनने भी सब अलग किया, अपना रास्ता अलग कर लिया और अपने यूनिट्स भी। ये कहानी है, मैंने बनाया ऐसे, ये सही में नहीं हुआ था, खाली समझाने के लिए। उनने अपनी यूनिट्स तक अलग कर ली कि तुम्हारा मेजरमेंट और हमारा मेजरमेंट अलग अलग ही रहेगा। जहां जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था ना, वो अलग यूनिट्स यूज करते थे, और जहां जहां फ्रांस वाले थे वो अलग यूनिट्स यूज करते थे। उसका ही एक पार्ट है कि आज भी हम इंडिया में जो ऑफिशियल कामकाज होता है ना, वो मीटर पे नहीं होता। आपने कभी सुना है 20 मीटर रोड, 10 मीटर्स रोड? आप क्या सुनते हो? 60 फीट रोड, 90 फीट रोड। रोड्स के नाम होते हैं ना, 60 फीट रोड्स, 90 फीट्स रोड। आप अगर देखिए, जो आप घर में रहते हैं, जब आप घर खरीदने जाते हैं, तो आप ये नहीं पूछते कितना स्क्वायर मीटर है, आप पूछते कितना स्क्वायर फीट है। हर जगह फीट चल रहा है, क्यों पता है? हाँ, फुट का ही प्लूरल फॉर्म है ये। तो जो ये स्क्वायर फीट आप बोल रहे हो, क्या है ये? दिखाना हम लोग भी समझे। स्मोक करना है? क्या लिखा है? कौन से केमिस्ट्री सर? 2 पढ़ा गए ना तुम्हें अभी? शिवम भी पढ़ा रहा है और रवि भी। अच्छा, कोई नहीं, सब मेरे बारे में कुछ बोला नहीं ना अभी तक? कुछ बोलेंगे तो इग्नोर कर देना, सब दोस्त है ना, तो वो लोग ऐसे कुछ भी बोलते हैं, गलत बोलते हैं। पहले बता रहा हूँ तुम लोगों को, जो भी बोलेंगे वो पूरा गलत होगा, उसके ठीक अपोजिट होने वाला है, तो इग्नोर करना खाली। तो ऐसे सब अलग अलग कर रहे थे। क्या हम कहाँ पहुंचा, भुला दिया तूने, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, तो अलग अलग यूनिट्स हो गई। तो हम जहाँ भी हमारे पास, हम उनका अब भूल नहीं पाए उनको पूरी तरह से। आज भी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, वो जो भी यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सारे यूनिट्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? वही ब्रिटिशर्स वाले ही, क्योंकि वही हमारे पास राज करके गए। वो हमें जो सिखा के गए, सोचते हैं उसको बदलेंगे नहीं हम। हालांकि अभी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, अगर आप देखोगे तो आप अगर नए घर पे ना, वो नीचे लिख के आता है इतना स्क्वायर मीटर में है। पहले का जो पेपर है घर का, वो पहले के पेपर देखो, आज के 50 साल पहले मीटर कहीं लिखते ही नहीं थे, अब लिखने लगे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इतना यूज्ड टू हो चुके हो ना, तुम किसी को बोलोगे ना कि मेरा घर, जैसे मैंने अभी एक घर लिया था,
55.54 स्क्वायर मीटर का था। अब जिससे बोलूं कि कितने फीट का है तो फीट में बोलने में अच्छा लगता है, 700। ऐसे बोलो 55 स्क्वायर मीटर का है, बोले क्या ऐसे गोल स्क्वायर बना के रहते हो क्या 55? तो लोग समझते नहीं है, सब यूज टू हो चुके हैं। तो मैं भी नहीं समझा, मैं उसको गूगल कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो हम बचपन से यूज टू है, हमसे कोई पूछे हमारी हाइट कितनी है, 99% लोगों को अपनी हाइट मीटर और सेंटीमीटर में नहीं पता होगी, सबको फीट में ही पता होती है, यूज टू हो चुका है वो। देखो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, जिनको पता है उनका आईक्यू लेवल 190 है। आइंस्टाइन तुम्हारे नीचे थे। तो क्या हुआ, ये दो लोग थे, तो इन दोनों लोगों ने अपने हिसाब से यूनिट सेट करी। क्या हुआ, अलग अलग यूनिट्स बनाई गई। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम आया, मतलब आया क्या, पैरेलल सिस्टम्स थे ये, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, ये 3 सिस्टम थे। ये दोनों जो है ना, सीजीएस और एमकेएस, इनको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं इनको? और सीजीएस को एक और नाम देते हैं गॉसीय सिस्टम। गॉस करके एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट, उन्होंने ही बनाया था, इसलिए इसको हम गॉसीय सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा है एमकेएस। एमकेएस को बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होती है जॉर्ज की, GORGE, अब जो भी होगी ठीक है, जॉर्जीय सिस्टम। देखो इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है मेरी, गॉसी और जॉर्जी। और तीसरा है एफपीएस, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। तो इनिशियली ये 3 मेजरमेंट के सिस्टम जो है ना, वो काम कर रहे थे, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। तो सीजीएस, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। एमकेएस, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। एफपीएस, F फॉर फीट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड्स। फीट, पाउंड और सेकेंड्स। देखो अभी जब तुम वो जिम में वो उठाते हैं ना डंबल वगैरह, उस पे एलबीएस और पाउंड्स में लिखा आता है। तो अभी भी वो वहां नहीं लिखते 50, अब तो मान लो नहीं लिखेंगे तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे ना, यही तो दिक्कत है। हम कंप्लीटली ना तो ब्रिटिश यूनिट को यूज कर रहे हैं करेंटली, ना कंप्लीटली हम फ्रेंच यूनिट को यूज कर रहे हैं। हम पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता है। हमें कई कई जगह पे फीट चाहिए होता है, कई कई जगह पे केजी चाहिए होता है। अगर मैं बोलूँ कि किसी का वजन 70 पाउंड है, अरे 70 किलो का है, नहीं सर हिंदी में बात करो, पाउंड क्या होता है पहले ये बताओ। हम पूरी तरह से कोई भी यूनिट्स नहीं लिए इस टाइम पे। लेकिन आप देखें तो बहुत जगह पे, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में वो होते हैं ना उठाने वाले, उन पे आप देखो तो उस पे एलबीएस ही लिखा आता है। और जब बोलते हैं ना, जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो भी बोलते हैं इतने पाउंड्स का वो है। या जो कुश्ती उश्ती लड़ रहे हैं, रेसलिंग उसमें होता है ना, तो ये नहीं बोलते 50 केजी का कुश्ती वाला चल रहा है रेसलिंग का, वो बोलते हैं 50 पाउंड्स कैटेगरी, 48 पाउंड्स कैटेगरी। हम कैलकुलेट करते हैं पाउंड्स होता कितना है, 1.6 समथिंग केजी में 1 पाउंड होता है शायद वो। हाँ एक मिनट मुझे देख कितना, हाँ मैं एक बार देखता हूँ केजी को पाउंड में कितना होता है, मुझे भी नहीं पता। 1 kg is 2.204 pound. 1 kg is 2.204 pound. हाँ कहीं लिख दो अगर। पाउंड को एलबीएस भी बोलते हैं। ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे पता है? एक सवाल आया था जेई में बहुत पहले, उसमें उन्होंने फोर्स को दिया था इस फ्रेंच सिस्टम में पाउंड वाले के साथ में, तो उसमें ये इस्तेमाल किया था। सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सी मतलब सेंटीमीटर, एम मतलब मीटर और एफ मतलब फीट। ये तीनों लेंथ की यूनिट्स हैं अलग अलग सिस्टम में। जी मतलब ग्राम, के मतलब किलोग्राम, पी मतलब पाउंड। ये तीनों मास के लिए यूनिट है अलग अलग सिस्टम में। और फिर है सेकेंड्स, टाइम के लिए सबने एक जैसा ही यूज किया है। तो इनिशियली हम 3 ही क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किए थे।
कौन से 3 क्वांटिटीज को? लेंथ, मास और टाइम। इनिशियली यही 3 क्वांटिटी आई थी। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर कहाँ बेटा? जॉर्जी, GE का है, GEORGIYA। वही नहीं आता, मैं लगा दिया, मेरा मन कर दिया, मेरी इंग्लिश चलेगी यहाँ पे। कोई नहीं, तुम लोग बोल सकते हो, इतना मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा लेंथ हो गया। मास के लिए क्या होगा? ग्राम, किलोग्राम और पाउंड। और टाइम के सब में बराबर था। समझते चलो, ये लिखने के लिए समय मिल जाएगा पर्याप्त। तो ये 3 यूनिट्स थे। बस थोड़ा देर कहानी सुन लिया करो, लिख लेना, अभी समय दे दूंगा मैं, रख दो पेन। ये सब किताब में बहुत एकदम लिखा पड़ा है, खूब लिखा है, तो वहाँ छापना नहीं है, अपने को समझना है ना। तो ये 3 यूनिट्स, पहले यही 3 क्वांटिटीज थी। मतलब पहले दुनिया किस चीज़ से चल रही है हमें मतलब ही नहीं था। हमें लंबाई नापना आना चाहिए, वजन कितना है और टाइम क्या हुआ, बस 3 ही चीज़ पे दुनिया चल रही थी। 1969 में फ्रेंच मेजरिंग सिस्टम इवॉल्व हुआ और इसने एक नया यूनिट सिस्टम बनाया। उसने बोला MKS नहीं, अब उसने नाम दिया MKSA सिस्टम। क्या नाम दिया? MKSA। MKS तो पहले था, A और जोड़ दिया। A किसका यूनिट है? एम्पियर का, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का। तो MKSA इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ MKS। ठीक है, इसमें क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज बोली जाती थी, इन तीनों को आज भी बेस क्वांटिटीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज। इसमें क्या किया? बेस क्वांटिटी को फंडामेंटल बनाने की कोशिश करी और यहां पे इलेक्ट्रिक करंट विथ यूनिट एम्पियर has been added in as 4th fundamental quantity। लिखो 4th fundamental quantities। ये एक काम किया MKSA ने, लेकिन एक काम करके रुके नहीं। कई बुक में इसको MKSQ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि करंट, कई लोग इसको करंट को फंडामेंटल मानते हैं, लेकिन बोलते हैं जहां करंट आएगा वहां चार्ज का आना कंपलसरी है, इसलिए क्यू बोल देते हैं। एम्पियर सेकेंड बोलते हैं उसको, कि ये हमारा फंडामेंटल हुआ। खैर MKSA बना। अब जब तक MKSA हुआ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सब हो चुका था। लोगों को समझ में आया है टेक्नोलॉजी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। ऐसे उल्टा सीधा यूनिट सब यूज करते रहेंगे तो फायदा नहीं है। तब साथ में बन के काम करने के लिए क्या करना होगा? अगर हमारी इसकी लड़ाई है, हम चाहते हैं कि कोई भी काम करना है दोनों मिल के कर सकेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? हम दोनों को एक जगह तो आना पड़ेगा ना पहले। अब जैसे मान लो मैं किसी चाइनीज से लड़ाई करके बैठ जाऊं, वो आए अपनी लैंग्वेज बोलता रहे, मैं अपनी लैंग्वेज बोलता रहूं, कोई मतलब निकलेगा उसका? समझ ही नहीं पाएंगे। तो वो हुआ कि भाई ये सब अलग अलग यूनिट्स यूज कर रहे हैं। तो दिक्कत ये हुई कि अगर मान लो कोई फ्रांस वाला बंदा इंग्लैंड चला गया, वहां जाएगा तो वो क्या ढूंढेगा? 2 फीट की रस्सी दे दो, मुझे कपड़े सुखाने हैं अपने। अब 2 फीट की रस्सी ढूंढेगा, और इंग्लैंड वाले क्या जानते हैं? मीटर। वो फीट समझ ही नहीं पाएंगे। वो बेचारा आया था यहाँ काम करने की, ठीक है मिल के काम करेंगे, और जो फीट मानेगा वो दे नहीं पाएंगे, चिल्लाएगा दुकानदार, वही हो जाएगी लड़ाई, फिर भाग जाएगा, कोई मेरी बात ही नहीं समझ रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हर जगह जब एक ही यूनिट बनाने की बात आई तो पूरी दुनिया के लोग गए, बोले हाँ भाई बनाया जाए, बैठो क्या किया जाए।
तो उसमें जब लोगों ने देखा तो फ्रांस में इतनी यूनिट्स तो चल ही रही थी, इसके अलावा एक और यूनिट चल रही थी जिसको हम बोलते थे डी यूनिट्स। क्या बोलते थे? DEUNITS, डी यूनिट्स। तो बोले फ्रांस का डी यूनिट्स बहुत अच्छा है। कौन अच्छा है? फ्रांस का डी यूनिट्स। तो फ्रांस के डी यूनिट्स को ही लोगों ने बोला कि हम सब ये इस्तेमाल करते हैं, उसको अप्रूव कर दिया इंटरनेशनली। कहाँ अप्रूव किया उसको? तो उसको नाम दे दिया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या नाम दिया? जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हो गया, जिसको बाद में बोला गया SI यूनिट। क्या बोला गया? आप वही SI यूनिट पढ़ते हो। SI यूनिट एक्चुअली MKSA का अपडेटेड फॉर्म है। क्या क्या काम किया SI ने? 1972 में बाय द वे ये हुआ था। क्या क्या काम किया SI ने? SI का सबसे पहला काम था स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स को, क्वांटिटीज को 4 से बढ़ा के कितना कर दिया? 7। कौन से 7? जो पहले पढ़े। उसके लिए 7 यूनिट्स भी बनाई। पहला काम तो ये किया कि फंडामेंटल यूनिट्स को 4 से बढ़ा के कितना किया? 7। कौन से 7? जो आपने पहले पढ़ लिए। दूसरा काम ये किया कि सबके लिए ना एक एक लेटर्स बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट मीटर। उसने बोला कि जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है उनको स्मॉल में दिखाओ। कभी आपने नहीं देखा होगा कि अ 5 मीटर रॉड, M कैपिटल नहीं लिखा होता। 5 मीटर में M हमेशा स्मॉल ही रहेगा, तुम कहीं भी देख लो। क्यों पता है? क्योंकि मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं था। तो जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स, और जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे आ रहे हैं वो हमेशा कैसे होंगे? कैपिटल लेटर। जैसे एम्पियर में 5 एम्पियर करंट हमेशा ऐसा लिखा जाएगा, कभी 5 एम्पियर नहीं लिखा जाएगा। फोर्स 5 न्यूटन है तो ऐसे नहीं लिख सकते आप, न्यूटन को हमेशा कैपिटल एन लिखना पड़ेगा। ये रिस्पेक्ट देने के लिए किया गया। तो पहला काम क्या था? पहला काम था यूनिट्स को 4 से बढ़ा के 7 किया। दूसरा काम ये था रिप्रेजेंटेशन बना दिया, नोटेशन जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस ऑफ यूनिट्स दिया कि किसको कैपिटल में रखना है और किसको स्मॉल में रखना है। तीसरा काम क्या किया? बताया कुछ क्वांटिटी बीच वाली होती है। बीच की क्वांटिटीज कौन कौन सी बीच की क्वांटिटीज है? बोला कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको ना तो फंडामेंटल बोल सकते हो ना डेराइव्ड बोल सकते हो, वो बीच वाले हैं। कौन? एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। पढ़ा है ना फॉर्मूला? आर्क लेंथ मतलब लेंथ, रेडियस मतलब भी लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ। कटकुट कैंसिल हो गया ना, लेंथ अपॉन लेंथ तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिटलेस है एंगल, कोई यूनिट ही नहीं है। जब यूनिट ही नहीं है मतलब वो अननोन है, तो अननोन ही रह गया, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नोन चाहिए ही नहीं। लेकिन फिर मेजरमेंट मैं नहीं समझ पाया मैं क्या बोल रहा हूं। एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मीटर अपॉन मीटर तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब एंगल के लिए कोई यूनिट चाहिए ही नहीं। तो ये फंडामेंटल होनी चाहिए, लेकिन फंडामेंटल भी नहीं हो सकता क्योंकि एंगल तो अननोन है ना। एंगल 30 भी हो सकता है, 60 भी, कुछ भी हो सकता है ना। एंगल तो अननोन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोन तो चाहिए ही होगा, हाँ या ना? एक नोन तो चाहिए ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है एंगल के लिए कह रहा है कि कोई यूनिट ही नहीं है, हाँ या ना? तो लोगों ने कहा कि ये तो फिर गलत है, फंडामेंटल भी नहीं होगा और डेराइव्ड भी नहीं होगा। बाद में ढूंढते ढूंढते लोगों ने कहा हाँ ठीक है, नहीं होगा, एक नया काम कर लेते हैं, इसको एक नया नाम देते हैं सप्लीमेंट्री। क्या नाम देते हैं? तो इसको सप्लीमेंट्री नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इनको न तो फंडामेंटल में रखा गया और न ही डेराइव्ड में। बोला गया दोनों के बीच में आप हो, दोनों के सप्लीमेंट हो आप। कौन कौन से? एक तो रहा एंगल। एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और इसके लिए यूनिट क्या बताई गई? रेडियन। क्या बताई गई यूनिट?
रेडियन। दूसरा बताया गया सॉलिड एंगल, मैं लिखवाऊंगा बेटा ये सब। दूसरा लिखवाया गया, अच्छा मैं, अरे आ जाएगा, पहुंच जाओगे, टेंशन मतलब सब लिखोगे। दूसरा बोला गया सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D वाला एंगल। जैसे ये देखो, ये सब मैं लिखवाऊंगा एक एक करके, बस अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि एक्सप्लेनेशन के बाद एक साथ लिखवा पाऊं। जैसे ये है, ठीक है, ये वाला जो एंगल आप देखोगे थीटा, ये क्या कह रहेगा? एंगल या फिर प्लेन एंगल, इसको एंगल बोलो या फिर प्लेन एंगल बोलो। और ये क्या होता है? ये आपका आर्क लेंथ है और ये क्या है? रेडियस। अब आप देखिए, तो अगर मैं ये आर्क लेंथ यहां ना लेके यहां ले लूं, रेडियस कम हुआ तो भी थीटा पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहीं भी ले सकते हो, ऐसे ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना आर्क लेंथ कम होगा उस हिसाब से रेडियस भी कम होगा। सॉलिड एंगल क्या होता है? कोन देखा है? कोन, कुल्फी खाए होगे ना, तो कोन ऐसा दिखता है, ये इसका सेंटर है, इसके हर एक पॉइंट से, हर एक पॉइंट से मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं, नीचे वाले पॉइंट्स, ये ऊपर वाले पॉइंट्स, इमेजिन करो ऐसे ये कोन है। एक दीवार, कुछ पेपर किसी को फटा फुटा है, फटा पेपर है किसी के पास, फाड़ना मत, फटा वाला हो दे देना। ये कौन है? ये मेरा हाथ दे। अब सोचो तुम्हारी आंखें यहाँ नीचे हैं, यहाँ तुम्हारी आंख है, इस जगह से भी एंगल बनाना है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, सबसे तुम्हारी आंखों पे एंगल बनेगा। तो क्या तुम्हें ऐसा एक इस तरह का एंगल दिखेगा? 3D एंगल, उसी को आप क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज ए 3 डायमेंशनल एंगल। क्या होता है? रुको, तुम्हें इतना सब कुछ, If the distance of the source is different, then there is increasing radii of the sphere and form as concentric spheres. Let us consider a sphere of radius r. सूरज भगवान ऐसे ही है। Consider a small area A on the surface of the sphere as shown in the picture with shaded region. Now, let us draw number of lines from the source S. Thus, all the lines meet the boundary of the region A, and thus all lines form a cone. The angle at point S, which is covered by conical surface, called as solid angle, d omega. The solid angle can be measured. बस बस तुम्हारा काम हो गया। तुम खाली ये समझो, ये देख रहे हो यहाँ से कोन जैसा बना, जैसे अपन कर रहे थे, ये हर एक, इधर से भी ये लाइन पास हो रही है और इधर से भी लाइन पास हो रही है, दिख रहा है? हर एक पॉइंट से जब लाइन पास होती है तुम्हारे सेंटर वाले पॉइंट पे, जो चुप, जब वैसे होगा वैसे ये गोल ऐसा बनाएगा, ये जो गोल बना है। तो ये वाला जो एंगल देख रहे हो ना, बस मस्ती खत्म करके देखो, ये जो ये वाला एंगल है, छोड़ दूंगा 10 मिनट पहले बस। अरे तो क्या अभी कोई क्या 10 मिनट पहले बस। ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं डी ओमेगा, और यही है सॉलिड एंगल। क्या होता है ये? सॉलिड एंगल। हाँ, क्या हो जाएगा? फ्रस्टम नहीं, फ्रस्टम नहीं है। क्या होता है? एक स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कोनिकल दिखता है, वो दिखाया ना तुम्हें, कोन जैसा दिख रहा है। फ्रस्टम तब बनेगा जब ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ, ये तो खाली एंगल मेजरमेंट के लिए लिया गया, ये बना यहाँ रहा है, ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट है जिसको स्फीयर में मैंने दिखाया है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, R will be different for different position na. dA by R square is the solid angle, so R will change if you change the point. डिस्टेंस चेंज हुआ तो वो चेंज हो जाएगा, दैट आई एम श्योर। हाँ, तो फिर हाउ डू डिफाइन इट? यूनिट
जो आपने बोला वो बेसिक यूनिट लाइक 1 मीटर। इसमें मीटर नहीं होता, अरे नहीं, आई मीन टू से इसका बेसिक यूनिट क्या है? स्टेरेडियन ना। दीज आर द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, दे आर नॉट फंडामेंटल, दे आर नॉट। मैं लेक्चर में हूँ, बोलो। मैं लेक्चर में हूँ, बोलो। मैं निकलूंगा, फोन करूंगा तुम्हें, बोलो। तो सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D एंगल और सप्लीमेंट्री है, इसको हमें मीटर जैसा डिफाइन नहीं कर सकते। रेडियन क्या है? रेडियन क्या था? सप्लीमेंट्री। वैसे है स्टेरेडियन भी है। दोनों ऐसी क्वालिटीज हैं जिनको तुम फंडामेंटल की किसी भी क्वालिटीज के साथ में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एसआई की बात कर रहे थे ना। तो एसआई यूनिट में क्या है? एसआई यूनिट में ये जितनी भी यूनिट्स आप देख रहे हो, एसआई ने पहला काम किया, फंडामेंटल को 4 से बढ़ा के कितना किया? 7। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम किया 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ऐड किया। तीसरा काम ये किया कि जो इंपॉर्टेंट रिसर्च था, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, उनके यूनिट्स को उनके साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया ताकि आप हमेशा उनको याद रखो। जैसे चार्ज कूलम, फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल, ब्लेस पास्कल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वर्क डन ऑर्डिनेट जूल उनका नाम था। रेजिस्टेंस ओम, जॉर्ज साइमन ओम। सब ये जितने भी तुम देख रहे हो सबको नाम पे रख दिया गया। आपसे कोई पूछे बाईसाइकिल किसने बनाया था, आपको नहीं पता होगा किसने बनाया है। क्यों? क्योंकि बाईसाइकिल का नाम अगर उसके साइंटिस्ट के नाम पे रखा होता ना, सब याद रखते। उसको साइकिल बोल दिया, कोई नाम ही नहीं याद रखता। कार किसने बनाई थी, पता नहीं, बनाया होगा किसी ने, लेकिन फोर्स किसने बताया? न्यूटन ने। क्यों? लोग उनको याद रखे, उनके रिसर्च को, उनके इन्वेंशंस को याद रखे, ये एसआई ने देखा। तो 3 बड़े काम हो गए एसआई के। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई? मान लो मैं एक अलग कंट्री का हूँ, ये अलग कंट्री की, ये अलग कंट्री की, अलग कंट्री का। हम सबको बोला गया आज से सबको लेंथ को मीटर मानना है। हमने बोल दिया जी हुजूर मान लेंगे। अब ये मेरे यहाँ आया, बोला 1 मीटर रस्सी दे दो। मैं उसको 31 रस्सी पकड़ा दी, दे ले रस्सी। ये कहता 1 मीटर मांगा। मैंने कहा हाँ मेरे यहाँ इतना ही होता है 1 मीटर। है ना प्रॉब्लम? तुमने क्या बोला? लेंथ की यूनिट क्या माननी है? मीटर। मैंने मान ली ना मीटर, मैं दे दिया। अब ये इसके यहाँ गया रस्सी मांगने। इसने क्या? इसने मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई की रस्सी दे दी इसको, बोला ये 1 मीटर होता है मेरे यहाँ। फिर अपने यहाँ चला गया, इसके यहाँ जाने के बाद इसको इतनी बड़ी रस्सी, बोला ये 1 मीटर होता है। अब ये चकरा जाएगा कि नहीं कि मीटर तो सब बोल रहे हैं, कौन सा मीटर सही है? दिक्कत है कि नहीं? ये बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एसआई ने क्या बोला? एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। उसके लिए एक लैब बनाया गया। कहां बनाया गया लैब? फ्रांस में ही। फ्रांस की कैपिटल कहां है? पेरिस। पेरिस में बनाया गया लैब, अभी भी है। उस लैब में 1 मीटर को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? बोला गया है कि एक प्लैटिनम इरिडियम की प्लेट रखी गई है। प्लैटिनम की प्लेट क्यों रखी गई है? प्लैटिनम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है? उसका हाफ लाइफ बहुत सारे टाइम के, उसमें रस्ट वेस्ट नहीं लगते, बहुत टाइम के बाद उसकी हाफ लाइफ होगी। और बिलियन ईयर्स में से यूरेनियम का कुछ 1.4 बिलियन ईयर्स होता है उसका हाफ लाइफ। तो उतना दिन आदमी जिंदा ही नहीं रहेंगे, बीच में कभी बदल देंगे 100, 200, 500 साल बाद। तो इसलिए क्योंकि लाइफ ज़्यादा है तो 1 मीटर में डिफरेंस नहीं आएगा। कैसे बताया गया? क्रिप्टन का नाम सुना है? क्रिप्टन एक वो धातु है ना, मेटल, उसको ऐसे रख दिया गया एक जगह पे। ऐसे दूर जा करके एक ऑरेंज लाइट भेजी गई। यहाँ से लाइट मारा, यहाँ से लाइट मारा, यहाँ से लाइट मारा। तो जब टकराएगी लाइट तो टकरा के ऐसे फैलेगी ना लाइट,
तो बोला गया कि क्रिप्टन 86 पर जो ऑरेंज लाइट फेंका गया, ऑरेंज लाइट की वेवलेंथ जब ऐसे दूर तक फैल जाए, कितनी दूर तक, 16,53,769.69 मीटर तक, मतलब अगर उसका पहले था 1 मीटर मान लो रेंज, या कुछ 1 यूनिट मान लो, तो टकराने के बाद उसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाए, 16,53,760.69 समथिंग। बुक लाई है ना, दिखा, एनसीईआरटी वाली, उसमें एग्जैक्ट डेटा मुझे 763 होता है शायद, लिखना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है, लेंथ, इसके लिए मीटर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाँ बोलो बोलो बेटा। 7 हैं, तुम डिसाइड कर लो, जितना आएगा उतना लिख देना। अरे ऐसा तुम लोग इतना सजाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तुम मेरे नोट्स देखो, तुम्हें फिर मैं तो ऐसा शर्म आ जाएगी, दिखाऊंगा भी नहीं नोट्स अपने। कभी मैं ले आऊंगा ऐसे, तुम लोग बोलोगे तो दिखाने के लिए, उसे चिथड़े उड़ जाते थे पढ़ते पढ़ते तक, बचता ही नहीं था, लास्ट तक नोट्स भी होता है, उसका पहला पेज गायब हो रहा था। तुम लोग सोच रहे हो इतने में आएगा कि नहीं आएगा। तुम्हें पता है ये इतनी छोटी जगह बचती है ना, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ, और लिख लेना चाहिए। तुम्हारा नोट से जो इम्पोर्टेंट जहाँ जगह मिले उतने में लिखो, बहादुरी है ये। हाँ कितनी बड़ी बात है। मास है किलोग्राम, स्मॉल केजी, टाइम सेकेंड्स, एस, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, टीटी, हाँ टेबल टेनिस नहीं है ये, तुम पूरा लिखना थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। तुम भी लिख दो टीटी। ये के कैपिटल में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सी डी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और इसके लिए 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ऐड हुई हैं। क्वांटिटीज कौन कौन सी, प्लेन एंगल जिसके लिए है रेडियन। अरे भाई मौली गए क्या यार, चाय वाला आएगा तो भेजना यार। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, रेडियन। अब चाय नहीं मिली ना, 2 घंटे से ऊपर हो गया है। नींद नहीं आ रही है, मेरा मुंह सूख रहा है। बेटा मुझे नींद नहीं आती, मेरा ना, मुझे सबसे बेहतरीन काम लगता है पढ़ाना। दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाना। अच्छा रेडियन को मैंने नहीं दिखाया ना, इसको कैसे लिखते हैं, इसको RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको SRAD। हाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक, हिंदी
संस्कृत नहीं आती मुझे। सार्थक अंक क्या, तुम लोगों को नहीं आती हिंदी? सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है? सार्थक अंक, जैसे सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है ऐसे डिजिट्स जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे किसी भी मेजरमेंट में, उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट, और जिनको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है? ऐसा कौन सा अंक होगा जिसको इस्तेमाल ही नहीं करते? हाँ, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा तो हमें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जीरो कभी होता है और कभी नहीं होता। ये जीरो बहुत गेम खेलता है, तो इस जीरो की बात हम करने वाले हैं। जीरो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उस पर ही हमारा आज का ये टॉपिक होने वाला है। तो जरा हेडिंग में लिखिए अंदर, बराबर, क्या बोलते हैं इनको? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब रूल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, किनको हम काउंट करेंगे और किनको काउंट नहीं करेंगे, उस पर ही अपने को बात करनी है। सबसे पहले जैसे मेरे पास है 2 6 8 1 2 3, कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके पास? तो इसमें जीरो आया क्या? नहीं आया। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। दूसरा, अगर ऐसे लिख के आ गया टिंग 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 टिंग, कितने कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मतलब जब भी जीरोस को दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रखा गया है तो उनको सिग्निफिकेंट काउंट करना है। जब जीरोस को दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रखा गया है तो उनको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं रखा गया है तो वो सिग्निफिकेंट, जैसे 2000, बताओ कितने सिग्निफिकेंट हैं? 1। अगर डेसिमल नहीं लगा है किसी भी नंबर में, क्या होगा? स्पेलिंग गलत लिख दिया ना। अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं लगा है तो जीरोस आफ्टर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, याद रखना है ये। लेकिन 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 बच्चों, अगर ये ऐसा लिखा होता, अब 4 होते। क्यों पता है? ये 2000 जो है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसलिए बता रहा है कि जो भी नंबर है, ये 0.00 का मतलब क्या है? ये एक्यूरेसी बताता है। 0.00 मतलब, इसको मान लो ऐसा लिखता मैं 22.00 मीटर, या मैं एक को लिखता 22/000 मीटर। इसका मतलब ये लेंथ 22 मीटर आई है। कौन से स्केल पे देखा गया? सेंटीमीटर पे। मतलब जो इसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन था वो कौन था? सेंटीमीटर। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन है? मिलीमीटर। तो ये बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा? सेकेंड वाला ना। तो अगर मैं इसमें भी सिग्निफिकेंट 2 ही बोलूं, इसमें भी सिग्निफिकेंट 2 ही बोलूं, और एक ले लिया मैंने 22 मीटर वाला, खाली इतना ही, इसको ले लिया, इन तीनों में ज्यादा एक्यूरेट ये है ना, तो आपको पता कैसे लगेगा? तो आप बोलोगे इसमें 5 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक्यूरेसी तो कौन दिखा रहा है? पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज ना। इसलिए बोला था तुम्हें तो याद यही रखना, डेसिमल वाली वैल्यू में जीरोस आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। लेकिन समझने के लिए फिर तुम लोग चेंज कर रहे हो क्या जगह भी बार बार?
अच्छा मुझे लगा ऐसे पूरे लेक्चर में पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर ऐसे घूमना है, परिक्रमा लगाना है 2.5 घंटे में। ऐसा कुछ और भी लोग चेंज किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब भी सुनो डेसिमल लेस वैल्यू अगर है, अब तुम लोग जानबूझ के आगे वैसा होल्ड कर दो लेक्चर ना, बढ़ ही ना पाए, 4-8 हो गया है, यही इतना पढ़ा खत्म करे, आगे बढ़ने नहीं देना है ना। डेसिमल अगर वैल्यू में लगा है तो जीरोस आफ्टर नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, तो ये 4 सिग्निफिकेंट। कितना सिग्निफिकेंट है? हाँ चलो यही टॉपिक पढ़ा के छोड़ दूंगा, यही टॉपिक खत्म नहीं करूंगा, खत्म ही नहीं करूंगा, अभी बढ़ाता जा रहा हूं ना। अगर ये ऐसे लिखा हो तो टिंग 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 टिंग, कितने जीरोस बिफोर नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन बाद वाले होंगे ना। अच्छा यहाँ गेम चल रहा है, तुक्का मार दो, 2 नहीं 4, जो हो गया वही। हाँ बेटा 10 मिनट ना, 10 मिनट लिखने में लगेंगे। हाँ हाँ तभी तो खत्म कर रहा हूँ। 6 नहीं ऐसा अच्छा लग रहा है, थोड़ा टाइम जा रहा है। 2 × 10⁻³ कितने सिग्निफिकेंट? ऑर्डर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। 10 पर कुछ भी पावर लगा के छोड़ दोगे, उनको सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये और ये एक ही बात है ना। तो उसमें भी 1 था तो इसमें 1 हो गया, थोड़ी होगी सिग्निफिकेंट नंबर ही बदल जाए, सिग्निफिकेंट नंबर कभी भी बदलता, समझा? तो लिखिए रूल्स ऑफ, नहीं मैं बताऊंगा जब लिखना है। रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मैं बहुत प्लान के साथ आया हूँ कि 420 तक ही खत्म करूंगा, 25 तक। 25 खत्म हो गया छोड़ दूंगा, 20 खत्म हो तो भी छोड़ दूंगा। कौन सा मैच है? अरे स्कैम है यार, मैच देखा ही मत करो, ये सब फिक्स्ड हो गए, आईपीएल बिजनेस हो गया है अभी। मेरा मजा ही नहीं आता, मैं देखना ही नहीं, बंद कर दिया मैच। अरे मुंबई हारे जा रही है 4-5 मैच, वो ठीक है हार गई अच्छी बात है, मैं सीएसके वाला हूँ, लेकिन हार गई ठीक है, लेकिन लेवल ऑफ फिक्सिंग देख रहे हो, बुमराह को एक भी विकेट नहीं मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 5 मैच में वो भी एक आंख में मानता हूँ मैं। हाँ देखो ऐसे जाके बेटा मार 6 मार दे। कौन? हाँ क्या है? हाँ तो हंसेगा ना, क्या करे वो, उसको पैसा मिला है हंसने का। पहला पॉइंट लिखो, रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहला लिखो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। पहला लिखो इसमें रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो मैम एकदम छापने मस्त है, लिख डालो, पॉइंट्स बाद में देख लेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और तुम भी छाप रही हो, तू क्यों हंस रही थी? तुम भी तो छाप ही रही थी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये पहला लिख लो एग्जांपल,